आपको सामाजिक विज्ञान के पहले पाठ फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1791 तक चली। इस क्रांति के प्रभाव से संपूर्ण जनता प्रभावित हुई। अंततः इसमें सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले पर आक्रमण किया, जहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकतर जनता बढ़ती महंगाई एवं कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस समय का अवलोकन कर इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसी परिणाम की उम्मीद नहीं थी। आइए अब हम आप देखते हैं, पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। इसमें सन 1774 में बूबो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। राज्याभिषेक के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अधिक ब्याज की मांग कर रहे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई थी, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बटा था, जिसमें ये तीनों स्टेट थे। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग का था, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट इसमें जो है जनता वर्ग था। इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे। इसमें तीसरे स्टेट के लोग ही, जनसाधारण के लोग ही केवल कर अदा करते थे। बाकी विभिन्न वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। इसमें संपूर्ण जनसंख्या में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या न्यूनतम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त होते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ
अन्य सामंती अधिकार भी प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग की कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। ये किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करके सैन्य सेवाएं व सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। अब चर्च द्वारा भी किसानों से कर का एक हिस्सा लिया जाता था, जो टाइद यानी धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी जो प्रत्यक्ष कर था और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं का लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों का मध्यम वर्ग की जनता ही वहन करती थी। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, शुरुआत कैसे हुई। ये फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्गों द्वारा किया जा रहा था। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होता था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे तथा उनकी कुशलता व उपयोगिता राजहित में ही होती थी। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराब्यो और आबे सीए ने किया। मिसब्यो सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को समाप्त करने की आवश्यकता से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, तब पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न होने लगा।
बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी से जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरे ओर सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नस्तनाबूद कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया, जिस कारण पादरी वर्ग के लोग के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आ गई। अब इसके बाद ये फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से थे। इसमें सबसे पहला है पुरातन शासन व्यवस्था। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जो राजतंत्र के दैवी सिद्धांत पर आधारित था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छाचारी लुई 14वें के शासनकाल में 1643-1715 तक निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी। उन्होंने कहा, मैं राजा हूँ, राज्य हूँ। वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर दिया। कूटनीति और सैन्य कौशल में से फ्रांस का विस्तार किया। इस तरह उसने राजतंत्र को गंभीर पेशा बनाया। लुई 14वें ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया था उसमें योग्य राजा का होना आवश्यक था, किंतु उसके उत्तराधिकारी लुई 15वां एवं लुई 16वां पूर्णतः अयोग्य थे। लुई 15वां अत्यंत विलासी, अदूरदर्शी और निष्क्रिय शासक था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी ने युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई थी। अब इसके बाद आपका है क्रांति के लिए उत्तरदायी सामाजिक तत्व कौन कौन से थे। इसमें सामाजिक जो उत्तरदायी तत्व थे उसमें सबसे पहला है आपका पादरी वर्ग। जो है पादरी वर्ग, फ्रांस में उस समय अधिकांश पादरी कैथोलिक मत के थे। पादरी अपनी जागीर भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे काफ़ी धनी हो गए थे। ये पादरी राजा से पृथक चर्च का न्यायालय चाहते थे। इसी कारण फ्रांस का चर्च राज्य के अंदर राज्य कहा जाता था। इन चर्चों के पादरी करों से मुक्त थे। इस कारण चर्च काफ़ी बदनाम होते जा रहे थे व लोगों में उनके प्रति नाराजगी बढ़ रही थी। दूसरा था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में फ्रांस का कुलीन वर्ग राज्य की 20% भूमि पर कब्जा रखता था। राज्य, चर्च व सेना के सभी उच्च पद इन्हीं कुलीनों के पास थे। ये जमींदारों का कार्य करते थे, लोगों के झगड़ों का फैसला भी करते थे। ये लोगों की संपत्ति हड़पने के लिए लोगों पर भारी जुर्माना भी लगाते थे। इन्हीं कारणों से इनके प्रति असंतोष पनप रहा था। ये थे। और उसके बाद तीसरा सर्वसाधारण वर्ग या जनसाधारण वर्ग। फ्रांसीसी समाज में सबसे गिरी हुई स्थिति जनसाधारण की थी, जिसे तृतीय स्टेट कहा जाता था। इस वर्ग में कृषक, मजदूर, घरेलू नौकर आदि आते थे। समाज में इस वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी, फिर भी
इनके जीवन में इतना शोषण व उत्पीड़न जुड़ा हुआ था कि उन्हें पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ना तो इनके पास 2 समय की रोटी की कोई व्यवस्था थी और ना ही शरीर ढकने के लिए समुचित वस्त्र थे। वे अपने बच्चों का पेट भरने में असमर्थ थे, इसलिए वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को असंतुष्ट एवं निराश अनुभव करते थे। शाही करों का अधिकतम भार इसी वर्ग को सहन करना पड़ता था। कर वसूल करने वाले कर्मचारी इनका सर्वाधिक शोषण करते थे। इनमें भी असंतोष था। इस तरीके से अब इसके बाद आपका इसमें है एक है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में है, इस वर्ग में मुख्यतः डॉक्टर, वकील, दार्शनिक और प्रोफेसर लोग आते थे, जिनके पास शिक्षा, धन, बुद्धि का अद्भुत समन्वय था। इन्होंने व्यापार एवं बौद्धिक क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अक्सर ये सामंतों को धन उधार दिया करते थे। सरकार भी आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर इनसे ऋण लिया करती थी, परंतु इन्हें किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए ये अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। संपन्न और सुयोग्य होते हुए भी ये सामंतों और कुलीनों के समान सामाजिक सम्मान से वंचित थे, अतः व्यवस्था के विरोधी थे ये भी। तो इस तरीके से इतने ये तत्व उत्तरदायी थे। इसके अलावा और भी थे कुछ तत्कालीन क्रांतिकारी समूहों के विचार थे जो फ्रांसीसी क्रांति में सहयोगी थे, जिनके कारण फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा मिला। इसमें सबसे पहले थे रूसो। रूसो ये दार्शनिक थे। ये 18वीं शताब्दी का एक उच्च कोटि का दार्शनिक था। उसने डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी नामक अपनी पुस्तक में राज्य की अस्मरणीय व्याख्या की, जिसमें बताया कि मनुष्य स्वतंत्र व खुश है तथा मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, किंतु वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसी की देन है। उसका विचार था कि राजा को जन भावनाओं के अनुकूल कार्य करने चाहिए। इन्हीं विचारों की वजह से जनता में और आंदोलन बढ़ा। दूसरा विचारक था मॉन्टेस्क्यू, जिसका फ्रांसीसी क्रांति पर असर पड़ा। यह एक महान विचारक, लेखक तथा गणतंत्रीय लोकतंत्र का समर्थक था। राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत की उसने कटु शब्दों में आलोचना की। इंग्लैंड की शासन पद्धति का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उसी प्रकार की ही शासन पद्धति वह फ्रांस में स्थापित करना चाहता था। उसके विचारों से फ्रांस की क्रांति को अत्यंत प्रेरणा मिली। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में उसने अपने सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की है। कानून या रीतियों को नवीन ढंग से परिभाषित करते हुए उसने बताया कि विशेष कारणों का प्रभाव ही कानून है। कुछ अन्य दार्शनिक भी उस समय हुए थे जो फ्रांसीसी क्रांति के समय, जिसमें 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ विचारकों की रचनाओं को संकलित कर सामान्य जनता तक पहुंचाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान दिदरो को दिया जाता है। इसने एक ज्ञान कोश का प्रकाशन किया था। इसमें शासन की बुराइयों, चर्च की भ्रष्टता तथा प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त असमानता को उजागर किया गया है। फ्रांस की सरकार ने दिदरो को अपना घोर शत्रु माना और उसकी पुस्तकों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो इस तरीके से आज हम आपको इतना ही बताएंगे, बाकी कल आपको बताया जाएगा। आज हमने आपको जो बताया उसमें से फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, उसके बाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। इसमें 3 जनरल स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट
तृतीय स्टेट। इसके बाद हमने आपको बताया क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और क्रांति के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से थे। इसमें हम आपको बताए कि पुरातन शासन व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार थी और क्रांति के लिए कुछ उत्तरदायी सामाजिक परिस्थितियां भी थी, जिसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग, मध्यम वर्ग, जनसाधारण वर्ग ये थे। और कुछ विचारकों का प्रभाव भी फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ा, जिसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू और विद्वान दिदरो के विचारों का प्रभाव पड़ा। आज बस इतना ही, बाकी अब आपको कल पढ़ाया जाएगा।